गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद शव को बीती रात पुलिस दिल्ली से हाथरस लेकर पहुंची। तभी पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा भी सामने आया है। घर वालों की बिना सहमति और मौजूदगी के खुद पुलिस वालों ने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। आधी रात को जब पुलिस वाले एम्बुलेंस में गांव पहुंचे तो लोगों ने जमकर विरोध किया। वो लोग लगातार कह रहे थे कि अंतिम संस्कार के लिए उनकी बेटी के शव को दिया जाए। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री योगी आए और उनकी सुनवाई हो, लेकिन इन सब के बीच पुलिस वालों ने एक न सुनी। वो लाश को लेकर शमशान चले गए। खुद पुलिस वालों ने ही चिता सजाई और उसमें आग लगा दी। उस वक्त घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। कैसे सफर करे आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? हाथरस में कथित गैंगरेप को लेकर देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के पिता और भाई सफदरजंग अस्पताल में धरने पर बैठे, जिन्हें देर रात पुलिस ने हटा दिया। परिवार का आरोप था कि उनकी इजाजत के बिना पीड़िता के शव को अस्पताल ने ले लिया। न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई और न ही किसी तरह की कागजी कार्रवाई की गई। देश की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सफदरजंग अस्पताल के बाहर कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने देर रात प्रदर्शन किया। वहीं योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंद्रशेखर ने डॉक्टर्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर के मुताबिक पीड़िता को बिना मेडिकल समरी के शिफ्ट किया गया, जबकि इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। साथ ही लड़की के वेंटिलेटर हटाने का भी आरोप लगाया। हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने भी हल्ला बोला। दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस महिला विंग की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी। हाथरस में कांग्रेस की ओर से जुलूस निकाला गया और दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। हाथरस कांड में सवालों के घेरे में खड़ी यूपी सरकार ने बलात्कार की बात से इनकार किया। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़िता के गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस ने पीड़िता की जीभ काटने की बात से भी इनकार किया है। हाथरस कांड को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला किया। मायावती ने केस को फास्ट ट्रैक में ले जाने की मांग की। हाथरस कांड को लेकर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक में गुस्सा देखने को मिला। अक्षय कुमार ने जहां मामले पर गुस्सा जाहिर किया, तो वहीं विराट कोहली ने भी घटना पर दुख जताया और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी फुल एक्शन में नजर आ रही है। एनसीबी की नजर अब 3 बड़े स्टार पर है। एनसीबी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनका पहला अक्षर ए, आर और एस से शुरू होता है। एनसीबी का दावा है कि सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सुशांत केस में विस्रा रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो विस्रा रिपोर्ट में सुशांत को जहर देने का कोई सबूत नहीं मिला है। एम्स की रिपोर्ट में कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं दी गई है। हालांकि रिपोर्ट में मर्डर के एंगल का जिक्र नहीं है। सीबीआई जांच और एम्स की रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। फॉरेंसिक विभाग के हेड का कहना है कि रिपोर्ट में अभी और विवेचना करने की जरूरत है। वहीं सीबीआई भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीबीआई को सुशांत के कपड़े और मौकाए वारदात से लिए गए केमिकल और बायोलॉजिकल रिपोर्ट का इंतजार है।
सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई फॉरेंसिक लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुशांत के विसरा का ड्रग टेस्ट नहीं हुआ था और मुंबई फॉरेंसिक लैब ने पता ही नहीं किया था कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया था या नहीं। ड्रग चैट केस में जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कल बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान रिया और शोभिक के वकील सतीश मान शिंदे और एनसीबी ने अपने अपने पक्ष रखे। रिया 22 दिनों से सलाखों के पीछे हैं। रिया अब तक कई बार बेल की याचिका दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन हर बार कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज की है। अनुराग कश्यप पर संगीन इल्जाम लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने कल महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। पायल ने समर्थन के लिए कंगना का शुक्रिया किया। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुला सकती है। टूजी मामले में ईडी और सीबीआई की जल्द सुनवाई की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 5 अक्टूबर से हाईकोर्ट में इस मामले पर रोजाना सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी और जल्द सुनवाई की मांग की थी। किसान कानून पर देश भर में मचे विपक्ष के घमासान को लेकर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। पीएम ने दिल्ली में ट्रैक्टर जलाने की घटना को किसानों का अपमान बताया है। सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर फूंक दिया था। इस मामले में 5 लोग हिरासत में भी लिए गए थे। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम मंगलवार को बिहार पहुंच गई। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों तक राज्य में रहकर हालात परखेगी। बिहार चुनाव की तैयारी के तहत मतदान का ट्रायल भी शुरू हो गया है। सहरसा में डमी मतदान केंद्र पर डीएम मतदाता बने। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए वोटिंग रिहर्सल किया गया। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पेंच फंसता दिख रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि उसे अपनी उम्मीदों को लेकर ज्यादा अड़ियल रुख नहीं रखना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 58 सीट देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस की मांग 80 सीटों की है। उधर पप्पू यादव ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने की जुगत में है। 1 से 2 दिनों में उनकी डील फाइनल हो सकती है। पप्पू यादव और ओवैसी बिहार में मजबूत थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। एआईएमआईएम के इकलौते विधायक कमरुल हुदा ने आज तक से बातचीत में ये जानकारी दी। ओवैसी के विधायक का दावा है कि थर्ड फ्रंट सीमांचल के 4 जिलों से ही लगभग 20 सीटें जीतेगा और बिहार में अगली सरकार उसी की अगुवाई में बनेगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। राज्य में बीते 24 घंटे में करीब 15,000 नए मरीज सामने आए, जबकि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 18 से 19,000 के आसपास था। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में राज्य में कुल 430 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद हालात काबू में हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक जून महीने के मुकाबले सितंबर की डेथ रेट काफी कम है। दिल्ली में रिकवरी रेट भी एक बार फिर बढ़कर 83% के आसपास पहुंच गई है। दिल्ली सरकार अपनी इस दलील पर कायम है कि बाहर से दिल्ली आने वाले कोरोना मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में ही जगह दी जाए। दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जस की तस है। कर्नाटक में 24 घंटे में 10,500 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से करीब आधे मामले सिर्फ बेंगलुरु से हैं।
राज्य भर में 24 घंटे में 136 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं केरल में मंगलवार को करीब 7,500 नए मरीज सामने आए। वहीं 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उधर तमिलनाडु में करीब 7,500 नए मरीज सामने आए और 70 मरीजों की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है कि वेंकैया नायडू का एहतियातन कोरोना टेस्ट किया गया था। मंगलवार सुबह उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। हालांकि नायडू को कोरोना के कोई लक्षण नहीं है और उनकी तबीयत ठीक है। डॉक्टरों की सलाह पर वो होम क्वारंटीन हैं। दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत 49 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीबीआई की अदालत ने 1 सितंबर तक मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और 2 सितंबर को फैसला लिखने का काम शुरू हो गया था। देश की सियासत में बेहद अहम रहे इस मामले पर 28 सालों बाद फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि आरोपी बनाए गए ज्यादातर बड़े नेता कोरोना संकट और खराब सेहत के चलते फैसला सुनने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने यहां दिल्ली को 15 रन से हराकर सीजन की पहली जीत अपनी दर्ज कर ली है। इससे पहले सनराइजर्स को अपने पहले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराकर इस सीजन की पहली जीत अपने नाम कर ली है। सनराइजर्स की टीम ने यहां पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए थे। इसके जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेट गंवाकर 147 रन ही बना सकी। सनराइजर्स की ओर से जॉनी बेस्टो ने 53, कप्तान डेविड वार्नर ने 45 और अनुभवी खिलाड़ी केन विलियमसन 41 की शानदार पारी खेली। साथ ही राशिद खान और भुवनेश्वर की शानदार गेंदबाजी ने जीत को हैदराबाद की झोली में डाल दिया। राशिद खान ने 14 रन देकर 3 विकेट और भुवनेश्वर 25 रन देकर 2 विकेट लिए। दिल्ली की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन 34 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत ने 28 और शिमरॉन ने 21 रन बनाए। ये 3 खिलाड़ी ही 20 का आंकड़ा पार कर पाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने महज 17 रन और पृथ्वी शॉ 2 रन ही जुटा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आर्मेनिया और अजरबैजान से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर जारी संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को हिंसा रोककर मिन्स्क समूह के साथ किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए काम करना चाहिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका से किसी संभावित युद्ध को खारिज किया है। ईरानी संसद में बोलते हुए सलामी ने कहा कि ईरान को अलग थलग करने की कोशिश में अमेरिका खुद अलग थलग हो गया है। बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक हुए रॉकेट हमले में 5 इराकी नागरिकों के मारे जाने की खबर आई है। हमले के बाद इराक के प्रधानमंत्री ने दोषियों के जल्द पकड़े जाने की बात कही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मुख्य आरोपी उमर शेख को रिहा करने से मना कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख डेनियल पर्ल की जनवरी 2002 में कराची से अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रसेल्स में 9वें और अंतिम राउंड की वार्ता शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ के मुताबिक बातचीत की सफलता ब्रिटेन पर निर्भर करती है, क्योंकि ब्रिटेन समुद्र में मछली पकड़ने और राजकीय सहायता नियमों में कोई ढील नहीं दे रहा है। टिकटॉक कंपनी के ऑस्ट्रेलिया में बैन होने के खतरे के बाद कंपनी ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को अपने एल्गोरिदम और सोर्स कोड की समीक्षा करने की इजाजत दी है। टिकटॉक के रुख में यह बदलाव चीनी कंपनी पर दुनिया भर में चल रहे अविश्वास का नतीजा है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंटनी फाउची ने टास्क फोर्स के
एक और सदस्य स्कॉट एटलस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्कॉट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महामारी पर गलत जानकारी दी। ग्रीस के बंदरगाह पीरियस पर माल्टा के क्रूज शिप में 12 लोगों में कोरोना वायरस होने की पुष्टि से वहां हड़कंप मच गया है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस शिप में और भी कोरोना पीड़ित हो सकते हैं। शिप में 922 यात्री और 666 चालक दल सवार थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना तिसिखानस्काया ने उम्मीद जताई है कि फ्रांस बेलारूस में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के साथ साथ वहां की जेलों में कैद राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने में मदद करेगा। – 2020 बीजिंग ऑटो शो में AI तकनीक से लैस एक रोबोट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बता दें कि ऑटो शो में इस रोबोट ने इंटरनेट द्वारा प्रदर्शनी में नहीं आ सके लोगों को गाड़ियां समेत कई तरह की दूसरी जानकारी उपलब्ध कराई।